नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं घर्षण होता क्या है। तो घर्षण एक ऐसा बल है जो कोई दो सतह हैं जो आपस में संपर्क में हैं, या हम कहते हैं संपर्क सतह। दो संपर्क सतह है, उनमें जो सापेक्ष गति होती है उस गति का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? वह गलत कथन बताना है। पहला है, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बी है, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। सी है, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ऑप्शन डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बियरिंग से घर्षण कम होता है। तो चारों में जो गलत कथन है वो बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह कथन गलत है, जबकि ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। चलिए आगे। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के ही दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से रिक्त स्थान बल के कारण रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी घर्षण, केंद्रापसारक। तो जब ब्रेक लगाए जाते हैं कार पर, किस बल के कारण कार रुक जाती है? कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण कार रुक जाती है। सड़क और कार के जो टायर होते हैं उनके अंदर घर्षण होता है और उसी की वजह से ही कार रुक जाती है। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। यदि वस्तु की गति इस दिशा में हो रही है तो घर्षण किधर लगेगा? विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आवेग, तनाव, घर्षण या फिर गति। कोई गतिमान वस्तु है, उस पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो किसके कारण रुकेगी वो? तो वो रुकेगी घर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण
रुक जाती है क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? ऑप्शन देखिए, एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऑप्शन बी, कैरम खेलना। सी, एक गिलास को पकड़ना। और डी है दरवाजे की गति। तो घर्षण के बिना कौन सी मुश्किल है? तो राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर तीन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर सी, एक गिलास को पकड़ना। यदि घर्षण नहीं होगा तो गिलास को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। गिलास क्या होगा, हाथ में से स्लिप होके फिसल के नीचे गिर जाएगा। चलो आगे, जबकि बाकी के तीन ऑप्शन, भारी बक्से में यदि घर्षण होगा तो दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, उसको बड़ी दिक्कत आएगी। कैरम नहीं खेला जा सकता क्योंकि कैरम में गोटियां जो है जितनी ज्यादा फिसलेगी उतना ही अच्छा कैरम खेल सकते हैं। दरवाजे की गति, अगर दरवाजे में घर्षण होगा तो दरवाजा बंद नहीं होगा जल्दी से। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर कौन सा होगा? एक गिलास को पकड़ना। नेक्स्ट, घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान होता है। दो सतहें हैं, जैसे मान लो ये सतह एक और एक सतह ऐसी है। दोनों सतहों के बीच में क्या है? अनियमितता है, नियमित नहीं है। तो इस परिणाम स्वरूप क्या होगा? घर्षण, आवेग, तनाव या फिर बलागुण। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? दोनों सतहों के बीच में घर्षण होगा। यदि दोनों सतहें चिकनी होती तो घर्षण नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट, घर्षण बल रिक्त स्थान कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो जो घर्षण बल है वो किस दिशा में कार्य करता है? तो जो बल की दिशा होती है, यदि बल इधर लग रहा है तो घर्षण किधर लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। नेक्स्ट, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, कैसा होगा? शून्य, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये सब। कौन सा होगा राइट आंसर? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्थिर त्वरण से चल रही है, यदि इधर चल रही है तो घर्षण किधर लगता है? विपरीत दिशा में तो लगता है ना, यानी पीछे की दिशा में। तो कौन सा? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब कई मेरे भाई इसको अग्र दिशा में भी कर देंगे, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है।
जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्च दिशा में होगा। घर्षण बल के मान का क्रम कैसा होता है? ठोस ठोस सतह बड़ा होगा द्रव द्रव सतह से, और ये बड़ा होगा ठोस वायु सतह। नेक्स्ट, कारों के ब्रेकिंग पैड में रिक्त स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो जो कारों के ब्रेकिंग पैड है उसमें किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। घर्षण का प्रभाव सकारात्मक होगा तभी कार में ब्रेक लग पाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या फिर शून्य। घर्षण द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है भैया? घर्षण जैसे मान लो गति इधर हो रही है तो घर्षण किधर होगा? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अगर कार्य होगा तो कैसा होगा? वो नकारात्मक। गति की दिशा में होता है धनात्मक और गति के विपरीत दिशा में नकारात्मक। कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे। नेक्स्ट है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक। हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? कि जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया मैंने, कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह रिक्त स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय, नाभिकीय, रासायनिक या फिर घर्षण। तो जब भी घर्षण होता है तो कार्य का क्षय नहीं होता, जबकि वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो? जब भी हम कोई ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो या घर्षण होता है तो आपने देखा होगा दोनों सतहों के बीच में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, मतलब दोनों सतहें गर्म हो जाती है। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगा वो? तापीय ऊर्जा में। दोनों सतहों के बीच में ताप उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नया टॉपिक है सरल आवर्त गति, घूर्णन गति।
यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और रोटेशनल मोशन। इसके क्वेश्चन भी करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, रिक्त स्थान द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बन जाती है? ऑप्शन क्या क्या है देखिए, द्रव स्थितिक बल, भूस्थितिक बल, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन सा बल, कौन से बल द्वारा होती है ये? ऑप्शन नंबर सी, कोरियोलिस बल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। याद रखना, किस एग्जाम में पूछा जा सकता है फेरल का नियम। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर। लयबद्ध दोलक को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पेंडुलम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः रिक्त स्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। दादाजी की घड़ी, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी, रेत की घड़ी। तो किसमें प्रयोग किया जाता है इसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का? तो इसका प्रयोग किया जाता है दादाजी की घड़ी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब भी जैसे मान लो अगर कार इधर मोड़ ले रही है तो हमें धक्का किधर लगता है? बाहर की ओर धक्का लगता है। तो कौन सा बल है वो? केंद्र अभिमुख बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल या फिर तनाव बल। तो कौन सा बल लगेगा वो? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि जिधर मोड़ ले उधर धक्का लगता है तो वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। नेक्स्ट, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है डिकेंटेशन, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो जो डेयरी में दूध से क्रीम निकाली जाती है ना, वो क्रीम अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है?
अपकेंद्रीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे पहला है, मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी में बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। सेकंड है, दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा? एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तित होगा? द्रव्यमान परिवर्तित होगा, संवेग परिवर्तित होगा, गति परिवर्तित होगी या फिर दिशा परिवर्तित होगी? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दिशा परिवर्तन होगा। चलिए आगे। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः यानी चारों ओर एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। लट्टू को घुमाना, जो लट्टू होता है ना, देखा होगा आपने बचपन में, लकड़ी का बना होता है, उसको घुमाना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र अभिमुख बल। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट आंसर। वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण कौन से हैं? कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना आदि। नेक्स्ट, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से रिक्त स्थान थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, बैटरी संचालित। तो जो पुराने मॉडल की जो पेंडुलम घड़ी आती थी उसकी कार्य पद्धति कैसी होती थी? उसकी कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल होती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जैसे कि हम कहते हैं जो चाबी वाली घड़ी आती थी उसकी पूरी कार्य प्रणाली कैसी होती थी? मैकेनिकल होती थी। उसमें ना तो सेल डलता था, न कोई उसके अंदर ऐसा कोई चार्जिंग सिस्टम था, वो चाबी से चलती थी यानी मैकेनिकल एनर्जी से चलती थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन, एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का
चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल है। इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस, नाम याद रखना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर होता है, उसकी सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वीय, अभिलंबीय। तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य। बी राइट आंसर, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। नेक्स्ट, रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। अभिकेंद्रीय बल को ही क्या कहा जाता है? और केंद्राभिमुख बल। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को रिक्त स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति, आवर्ती गति, वक्र रेखीय गति। तो गति कैसे कर रहा है पिंड? वक्र पथ पर गति कर रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? गति भी वक्र रेखीय गति कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इसी प्रकार जब एक पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो ये केंद्र वक्र रेखीय गति करता है। नेक्स्ट, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को रिक्त स्थान कहा जाता है। कोई निकाय है, उसको समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए जो आवश्यक नियत बल है उसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर यांत्रिक बल। कौन सा कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? mu² बटा r होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका रिक्त स्थान बदल जाता है। दाब, वेग, जड़त्व, द्रव्यमान। तो कोई वस्तु है, एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन कर रही है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलेगा? ऑप्शन नंबर बी, उसका वेग बदल जाएगा। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर
वस्तु के वेग की दिशा होती है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। नेक्स्ट, यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या फिर समान रहेगा। कोई साधारण लोलक है पेंडुलम, जैसे ये मान लो यहाँ पे ये पेंडुलम है, इसकी जो लंबाई है इसको हमने इतना बढ़ा दिया तो देखिए इसमें क्या अंतर आएगा, क्या चेंज होगा इसके अंदर। इसका जो पहले का आवर्तकाल था वो यहां से लेके यहां तक रहेगा, लेकिन जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो वापस इसी के बराबर आएगा यहां तक, और इधर भी इसके बराबर। तो यहां से यहां तक आने में अधिक टाइम लगेगा अपेक्षाकृत यहां से यहां आने में, क्योंकि ये जो दूरी है ये कम है जबकि ये दूरी ज्यादा है। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी समय कैसा होगा, आवर्ती का बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट एल इंटू जी से, जहां एल बराबर लोलक की लंबाई और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। जब साधारण लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। जी का मान कांस्टेंट है, इसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा, एल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ता जाएगा, तो जो आवर्तकाल है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये कौन सा आ गया भाई। नेक्स्ट है दोलक यानी ऑस्किलेटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं यानी गलत कौन सा है वो बताना है आपको। संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो संकेत हैं वो अर्ध स्क्वायर वेव नहीं हो सकते। ऑप्शन सी क्या है, गलत कथन है। विद्युतीय दोलित्र एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उत्पादन करता है, जो एक साइन वेव या स्क्वायर वेव के रूप में हो सकती है मगर अर्ध स्क्वायर वेव में नहीं हो सकती। अतः दोलकों द्वारा उत्पन्न संकेतों के सामान्य उदाहरणों में रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। परिसंचारी गति, दोलनीय गति, असमान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ है उसमें स्थिर गति वाले जो पिंड की गति है उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की गति आदि वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल
कहलाता है। कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई वस्तु है वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो जो घूर्णन करती हुई वस्तु है उस पर केंद्र की ओर जो बल लगता है वो कौन सा बल कहलाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, जबकि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है जिसका परिणाम v² r के बराबर होता है। वह प्रवृत्ति सदैव वस्तु की दिशा बदलने की होती है। वह दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। F बराबर mv²/r बराबर mr/o²। देखो इसमें v इधर, ये इधर और ये इधर, चारों साइड वेग हो रहा है इसका। 3 पॉइंट है। चलिए आगे। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आयाम, आवर्तकाल, दूरी, आवर्ती। तो दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में जो समय लिया जाता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। उदाहरण, सरल लोलक की गति, किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति आदि। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान को तेजी प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल, तनाव, समतली बल, अपकेंद्रीय बल। तो जो सैटेलाइट और जो पृथ्वी है उन दोनों के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो इसमें किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को। इसी की वजह से ही जो सैटेलाइट होते हैं वो अपने निश्चित कक्षा में गति कर पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट, झूले पर बैठे लड़के की गति रिक्त स्थान होती है। एक समान, वृत्तीय, असमान या फिर आवर्ती। तो झूले पे व्यक्ति बैठा है, जैसे मान लो ये कोई झूला है, इस पर व्यक्ति बैठा है, इसकी गति कैसी होगी? एक बार इधर और एक बार इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर। तो ये कैसी हो जाएगी? ये आवर्त हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, फिर वापस उसकी पुनः आवर्ती हो रही है। तो कौन सी गति होगी? ये आवर्ती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है वह आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण, घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति, झूले पर बैठे लड़के की गति। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जहां से आप
पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।